कि जैसे आपने इसके बारे में बताया ना, पीएच के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताया। इसी में एक टर्म है शायद रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली हम क्या करते हैं ना, एनपीके से शुरू करते हैं, लेकिन आपने जो उससे पहले बताया था ना हाइड्रोजन, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो हाइड्रोजन और वो कहाँ से आ रहा है, वो है पानी। तो पानी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है बगीचे के अंदर या हमारी सॉइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर। आपकी सॉइल में अगर पानी नहीं होगा तो वो रिडॉक्स कंडीशन में नहीं होगी। अगर वो रिडॉक्स कंडीशन में नहीं होगी, उसका पीएच जितना मर्जी है, आपको कोई भी एलिमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, है ना। सही बात है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कुछ भी डाल रहे हो या कुछ भी आपको नीचे से चाहिए, सबसे पहली जरूरी चीज है पानी। इसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा, हम लगे हुए हैं, मतलब जो 2% जो बच गया उसके ऊपर। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है कि जो भी चीज प्लांट को चाहिए वो रिडॉक्स, मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि जो भी चीज प्लांट को चाहिए वो रिडॉक्स में चाहिए। इसको समझने के लिए ऐसे है कि जैसे कार्बन का एक एटम है, अगर यहाँ पे एयर में कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में CO2। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मतलब जिस भी चीज के साथ ऑक्सीजन चिपक जाए तो वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है और तब जाके आप उस एलिमेंट को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्लांट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितना भी न्यूट्रिशन प्लांट्स को नीचे से मिल रहा है वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, सारा का सारा। सबसे ज्यादा जो अर्थ के अंदर जो है वो आयरन है, आई थिंक, अगर मैं करेक्ट हूं, आयरन सबसे ज्यादा है। आप चुंबक कैसे करोगे खेत में, पता नहीं कितना उसमें आयरन चिपका होगा, वो एक्चुअल में आयरन है, लेकिन वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, मतलब वो जंग की फॉर्म में होगा। अब अगर आपको आयरन चाहिए क्लोरोफिल में यूज करने के लिए तो उसको आपको पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जितने भी एलिमेंट्स है, हैवी मेटल्स है, चाहे कॉपर है, चाहे कैल्शियम है, ये सारे के सारे हमारे को प्लांट को अगर चाहिए वो रिड्यूस फॉर्म में चाहिए। और रिड्यूस फॉर्म में कोई भी तभी मिलेंगे अगर नीचे मॉइस्चर होगा और आपका पत्ता बड़ा होगा, चौड़ा होगा और उसमें क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होगा। ये इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए लीफ एनालिसिस जरूरी है, जिसकी हमारे पास फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। अगर आप लीफ एनालिसिस करेंगे आपके 95% चांसेस है कि आप आयरन डेफिशिएंट हो। 95% मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, इंक्लूडिंग मी। हम फेरस को प्लांट के अंदर दुनिया भर का होगा, लेकिन सारा का सारा मिल ही नहीं सकता। अगर हम तौलिए कर रहे हैं ना, आयरन मिल ही नहीं सकता प्लांट को रिड्यूस फॉर्म में, सारा का सारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। इस वजह से पत्ते जो है हमारे वो वीक है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लांट के ऊपर वो बोझ हो जाते हैं, ठीक है। जिन जिन पत्तों में आयरन की डेफिशिएंसी है, प्लांट चाहता है कि उसमें बीमारी लगे और वो झड़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोसाइटी के ऊपर, कि अगर हम कलेक्टिवली करेंगे इन एफर्ट्स को तो हम एक प्लांट लीफ एनालिसिस लैब जो है उसकी तरफ जाना चाहिए हमें, जो कुणाल भाई का भी है आगे, और मतलब डिपार्टमेंट से भी जो भी हमें हेल्प मिल सकती है। क्योंकि यहाँ से कोटखाई जाना, फिर कोटखाई से हमें वो सैंपल के रिजल्ट आना, उससे बेटर है कि हमें ये कोऑपरेटिव तरीके से हमारे पास ये चीजें हो। हमें पता होना चाहिए कि नीचे जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला, वो ऊपर है कि नहीं, और अगर वो ऊपर है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है कि वहां पे ऐसी पड़ी हुई है, प्लांट उसको कंज्यूम कर पा रहा है। अगर मैं मान के चलो कोई दवाई खाता हूँ, अगर मेरी बॉडी में वो लग ही नहीं रही, उसका मतलब मेरे ब्लड में जब नहीं आ रहा वो पेट के अंदर से वही से ही हो रहा है, तो उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है। हम उसको दे तो रहे, हम अपने एफर्ट लगा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो कई बार छोटी छोटी चीजें, जैसे हम क्या करते हैं, पत्ती थोड़ी होगी तो सबसे पहली जजमेंट क्या आती है कि नाइट्रोजन कम है और हम नाइट्रोजन दे देते हैं। नाइट्रोजन की वजह से वहां पे बन जाता है, डार्क हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि उसको ऐसे कि आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, आपने शुगर का डोज लिया, आपको बेटर फील हुआ क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमने क्योर को सॉल्व कर दिया। तो वो आयरन की डेफिशिएंसी, मैंगनीज की डेफिशिएंसी, ये जो बहुत ही माइन्यूट सी डेफिशिएंसीज है, जिसके ऊपर कभी भी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। हमने क्या किया, सॉइल टेस्ट किया, सॉइल में जो अवेलेबल था वो तो मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, सारा कहीं ना कहीं बॉन्ड उसका बना हुआ है, पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें प्लांट उसको कंज्यूम कर सकता है।
तो ये जो सारा का सारा जो कॉम्प्लिकेशन है ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे को लीफ एनालिसिस करवाने पड़ेंगे। सॉइल एनालिसिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए मतलब आई थिंक अब तो वेस्ट में तो ऑल ओवर हो चुका है कि सॉइल एनालिसिस सिर्फ इसलिए करते हैं कि अच्छा नीचे ये बिल्कुल ही तो नहीं है कहीं खत्म तब मैं डालूं, अदरवाइज वो सिर्फ लीफ एनालिसिस करते हैं, टिश्यू एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट इस टाइम पे चल रहा है वो सैप एनालिसिस कर रहे हैं। सैप एनालिसिस में सीधी सीधी गेम ये है कि इस टाइम पे जैसे ग्राफ दिखाया डॉक्टर साहब ने कि इस टाइप पे नाइट्रोजन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, अगर उसके सैप में इतना नाइट्रोजन नहीं है तो मैं उसको डालूंगा। अगर उसके कई बार ऐसा होता है कि टिश्यू एनालिसिस या लीफ एनालिसिस में आयरन आ रहा है लेकिन वो सैप में नहीं है, आयरन तो शायद गलत एग्जांपल है, कोई और जो भी जैसे कैल्शियम जो है आ रहा है वो है वहां पे, ठीक है, लेकिन क्या वो हो रहा है? जैसे कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मूवेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर वो सैप में नहीं है कैल्शियम तो इसका मतलब अभी सेल डिवीजन के टाइम पे हमें बहुत सारा कैल्शियम जो है फ्रूट के अंदर इंड्यूस करना पड़ता है ताकि वो अंदर सेल के स्ट्रक्चर्स बनते रहे। तो अगर वो कैल्शियम अभी हम सैप एनालिसिस कर रहे हैं और हमें पता लगे कि नहीं है तब हम उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज या तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करने से क्या होगा आगे चल के पोटाश का जो मूवमेंट है या मैग्नीशियम का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगा अगर कैल्शियम एक्सेस हो गया। सिमिलरली अगर हम जैसे कि कलर की वजह से पोटाश के ऊपर एक्स्ट्रा पोटाश डालते रहेंगे आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसीज आएगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज आएगी, क्योंकि ये सिमिलर तरह के मेटल्स है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज खराब होएगा। तो ये एनालिसिस अब आपने क्या डाला क्या नहीं डालना है, नीचे तो आपने सब कुछ डाला हुआ है, आपके सॉइल टेस्ट में भी सब कुछ आ रहा है, ऊपर हर जगह पे डेफिशिएंसी चली हुई है, पेड़ वीक हो रहे हैं हमारे। हम अब मैं इसलिए ये चीज भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को खुद इंडिविजुअली कुछ करना है मैं नहीं कर सकता, यहाँ नहीं है लैब हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब करना चाहते हैं। कलेक्टिवली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टर्म में हमें समझना बहुत जरूरी है। सिमिलर तरह की प्रैक्टिसेस और कलेक्टिव एफर्ट ये बहुत आगे हमारे को लॉन्ग टर्म में इस तरह की चीजें जो है वो काम आएगी। किसी के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म जैसे ये हमने दिया, डॉक्टर साहब के रेगुलरली हमारे लिए ये इस तरह के सेशन, तो ये सब चीजों से जो है हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि हमें क्या करना है, और मेन जो इम्पैक्ट लास्ट में जाके आएगा वो होगा ये कि हमें अपनी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमें उसको घटाना है और जो हमारी आउटपुट है उसको बढ़ाना है ताकि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ सके एज ए ग्रोअर। ये हमारा कलेक्टिव जो मिशन है जो सोसाइटी का है, तो ये मैं थोड़ा सा मतलब बोलना चाह रहा था तो थोड़ा